नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन क्या हो जब उस नए दोस्त के साथ भी पुराना बैर हो। ऐसे में दोस्ती की नई शुरुआत से पहले आपसी मतभेद सुलझाना जरूरी हो जाता है, वरना मुंह की खानी पड़ सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ, जिसने बिना सोच विचार के केवल भारत को नीचा दिखाने के लिए बांग्लादेश के साथ दोस्ती की कोशिश की। दरअसल 13 साल बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार बांग्लादेश पहुंचे। वहां उन्हें ऐसी कूटनीतिक खुराक मिली जिसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। दरअसल हुआ यूं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के सामने 1971 की जंग से जुड़े मुद्दे को उठाया, तो डार ने दावा कर दिया कि 1971 की जंग के लिए पाकिस्तान की ओर से माफी मांगने का मुद्दा सेटल किया जा चुका है। फिर क्या था, बांग्लादेश को यह बात पसंद नहीं आई और उसने करारा जवाब दे दिया। विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने इशाक डार के दावे पर असहमति जताते हुए कहा कि जो मुद्दे 54 साल से अनसुलझे हैं, उन्हें एक ही बैठक में सुलझाया नहीं जा सकता। तो कैसे पाकिस्तान की हुई घोर बेइज्जती, पूरी कहानी आपको बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने आशंका जताई है कि उनके देश पर FATF के ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसकी भी डिटेल्स आपको देंगे। साथ ही पाकिस्तान क्यों चीन को धोखा देने की साजिश रच रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर वनीश कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये ढाका में क्या हुआ है, जरा अच्छे से बताइए। ढाका में घोर बेइज्जती हुई है। इशाक डार ने वहाँ कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पाकिस्तानियों के साथ एक पूरा डेलीगेशन गया हुआ था माहौल बनाने के लिए, और वहाँ एक नया विवाद शुरू हो गया। उन्होंने कह दिया, भाई बंगालियों के दिल जो है वो साफ नहीं होते। बोलते बोलते जुबां पे सच्चाई आ गई। कारण क्या है कि ये लोग जब एक मुल्क हुआ करते थे तो बंगालियों को बहुत ही हेय दृष्टि से नीच समझते थे। उनकी भाषा को, उनके कल्चर को, उनके खान पान को बहुत ही घटिया तरीके से उसका मूल्यांकन होता था। एक तरीके से नौकर समझा जाता था। और ये कभी ग्रेटिट्यूड पाकिस्तानियों ने दिखाया नहीं कि ये जो अलग पाकिस्तान बना, उसकी बड़ी लड़ाई इन बंगालियों ने लड़ी। उधर तो कोई आना नहीं चाह रहा था। स्टेट ऑफ कलात जो सबसे बड़ी प्रिंसिपल स्टेट थी, वो तो हिंदुस्तान के साथ आना चाह रहा था। खैबर पख्तूनवा नहीं आना चाह रहा था। पंजाब में बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के साथ रहना, वो अलग। ये सारा का सारा ये जो आंदोलन चला उसमें बंगालियों की वजह से हुआ। और जब आजाद हो गया तो इनको कुत्तों की तरह ट्रीट करने लग गया। दिस इज हाउ दे डिस्क्राइब। आप देखिए बंगालियों को कैसी नकल उतारते हैं पाकिस्तानी। फिल्मों में भी उसको उस तरीके से नौकर की तरह दिखाया जाता था उस समय, जो वहां पे जो कुछ भी होता था। तो ये मामला ये हुआ कि ये लोग पहुंचे तो थे, और बहुत ही डार्क डिजाइन है। वहां करार क्या करने के लिए गए थे, क्या करार हुआ? वीजा फ्री एंट्री पाकिस्तानियों की। क्यों भाई, क्यों ऐसे चाहिए तुमको? ताकि टेररिस्ट लोगों को आप वहां लेकर के आ सके। वहां करार किया जा रहा है क्या कि बांग्लादेश से स्टूडेंट्स को जो है पाकिस्तान पढ़ाई यूनिवर्सिटी में, ये ISI रिक्रूटमेंट, ISI का रिक्रूटमेंट, कि वहां आपको जो है टेररिस्ट बनाने की सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। यही हो रहा है। लेकिन मामला कहां फंस रहा है? फंस रहा है वहां की आर्मी, जो इस मौलाना यूनुस के साथ नहीं है। यह क्लियर कट इस बात को कहा गया है कि आपको जो कुछ करना है आप सब कीजिए। फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में मूलभूत परिवर्तन, संविधान में मूलभूत परिवर्तन, सिस्टम में मूलभूत परिवर्तन,
कोई बड़े फैसले आर्मी को लेकर के, विदेश को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के आप नहीं कर सकते। यू आर जस्ट केयर टेकर। यू कैन फैसिलिटेट, यू कैन आर्ग्यू, यू कैन सजेस्ट फ्यू थिंग्स, लेकिन फाइनल चेंज करने का अधिकार वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही होगा। इसलिए ये मसला उठाया गया फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस कि भाई माफी मांगो पहले, ये जानते हुए कि ये तो माफी मांगेंगे नहीं कभी। तो ये विवाद, ये बांग्लादेश के अंदर के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से उठा। बिल्कुल, और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि वो माफी नहीं मांगेगा, और बांग्लादेश कह रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, 54 साल के मुद्दे को एक बैठक में नहीं सुलझाया जा सकता। अब आगे सर क्या समझ में आ रहा है, क्या होगा, क्या रिश्ते और बिगड़ेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच? देखिए, दोनों जगह पर स्थितियां अलग अलग जी, और पाकिस्तान में भी आर्मी है जो डोमिनेट करता है, लेकिन आर्मी अगर चाहे तो बांग्लादेश के साथ संबंध जो ऊपर के लेवल पर है वो बन सकता है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पब्लिक सेंटीमेंट के साथ चलना होता है। अगर पाकिस्तान माफी मांग ले तो फिर पाकिस्तान के अंदर ये घुस पाएगा। इनको भी लगेगा कि ये जिस तरीके से भारत के सहयोग से बंगाली मुसलमानों ने पाकिस्तान को एक ऐसा झटका दिया है जो आज भी वो याद करता है, बांग्लादेश बना दिया। वैसे में अगर हम बांग्लादेश से माफी मांग कर जाते हैं तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग जो ऐसे ही कट्टरपंथियों के इशारे पर काम करते हैं, हो सकता है इशाक डार जाए और कुछ समय के अंदर ही इसके घर पर ही हमला होना शुरू हो जाए। तो इशाक डार भी ये नहीं कर सकता। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार है जो अंतरिम सरकार है। मोहम्मद यूनुस को आगे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये पता नहीं। आगे संभावना तो इसी बात की है कि बांग्लादेश में ये चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो आगे एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हुए हैं वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ, वहाँ के लोगों के साथ जुड़ाव है। धर्म की बात अलग है, मजहब की बात अलग है, वो इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथी की बात अलग है। तो वहाँ पर भी एक पब्लिक सेंटीमेंट को लेकर देखा गया कि अगर पाकिस्तान के साथ हम संबंध सुधारते हैं और पिछली बातों को पूरी तरह से भूल जाते हैं तो पीढ़ियां तो वही चल रही है। 1971 में जो पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में किया, लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया, आज भी ये लोग जो नारे देते थे पाकिस्तान की सेना वाला कि पहले तो यहां का नस्ल बदल दो, मतलब बंगालियों का नस्ल परिवर्तन करो और वहां के महिलाओं के साथ बलात्कार करो, बच्चे पैदा करो उसके साथ, और फिर पाकिस्तान के जो लॉयल लोग हों उसकी फौज खड़ी करो। तो जो अत्याचार इन लोगों ने किया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों के सामने है। तो ऐसे में दोनों सरकारों के साथ जो वहां पर डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं, पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं, इन दोनों देशों के लिए मजबूरी हो गई कि ये पाकिस्तान न माफी मांगेगा, और वहां पर लगा कि अगर माफी नहीं मांगेगा और फिर हम सेटिंग करने के लिए तैयार हो गए, अगर लोगों को यह बताया नहीं कि पाकिस्तान का विदेश मंत्री आता है और यहां पर बातचीत करके चला जाता है और उनसे 71 का कोई मुद्दा बांग्लादेश के लीडरशिप की तरफ से नहीं उठाया जाता, तो ये तो बांग्लादेश में फिर से आंदोलन शुरू हो जाएगा कि तुम फिर से पाकिस्तान की गोद में बैठे हो। क्योंकि वहां पर किसी भी देश के साथ अच्छे संबंध बुरे संबंध हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वहां के लोगों के मन में वही विचार है कि जब हमारा प्रधानमंत्री बनने की स्थिति थी तो इन लोगों ने सरकार बदल दी थी और इसलिए आंदोलन किया गया था। धर्म को, मजहब को उस समय ताक पर रख दिया गया, भाषाई आधार पर बंगालियों ने बांग्लादेश बनवाया। तो अभी ये जो इशाक डार कह रहे हैं सारी चीजें भूल जाओ, सिर्फ इस्लाम याद रखो, इस्लाम याद रखने से बंगालियों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां कई सेक्शन बने हुए हैं, सेना अलग तरीके से, पब्लिक सेंटीमेंट अलग है, और पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इस बीच कंफ्यूज है कि हमें किस दिशा में जाना है। भारत के साथ फिर से बेहतर संबंध बनाना है या फिर पाकिस्तान की गोद में बैठना है। अगर पाकिस्तान के साथ कुछ हुआ तो फिर से बांग्लादेश में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा, और इसलिए समस्याएं दोनों की खत्म नहीं हुई है। अभी ये संबंध और खराब होंगे, बेहतर होने की संभावना नहीं है। बिल्कुल, ये तो एक्सटर्नल मुसीबत की बात हो गई। अगर इंटरनल परेशानियों का जिक्र करें तो पाकिस्तान कैसे फंसा है? देखिए, वित्त मंत्री ने कह दिया FATF जो है वो उसका तलवार लटक रहा है। एक तो नंगा भूखा है पहले से, और ऊपर से FATF की भी तलवार लटक रही है। ये तलवार
की बात जो है कि एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में हम जा सकते हैं, वहाँ का वित्त मंत्री क्यों बोल रहा है, इसको ज़रा डिकोड कर लेते हैं। करीब 1.5 महीने पहले एफएटीएफ की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में क्या था? उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के आरोप लगे थे कि जिससे बच पाना बड़ा मुश्किल था। वो तो साफ साफ दिख रहा है कि एफएटीएफ में इस बार वो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में जाएगा ही जाएगा। कारण बड़ा ही डिटेल तरीके से बताया गया कि कैसे कैसे पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो आपका पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, उसके बारे में सारी बातें उसमें लिखी हुई है। और किस तरीके से वहां जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उसका इस्तेमाल करके टेररिज्म को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी फिर एक रिपोर्ट आ गई कि 313 मरकज बनाया जाएगा। कोई अरबों रुपए जो है इन लोगों ने ये कह के कि गाजा में जो है वहां पे काम किया जाएगा और सब ऑनलाइन पेमेंट जो है वो ऐप इस्तेमाल करके ये सारी चीजों से बचने के लिए, तो ये खबर भी आ गई। लेकिन ये तो होता ही रहता है पाकिस्तान में, है ना। ये विदेश मंत्री क्यों बोल रहा है? विदेश मंत्री इसलिए बोल रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो मुनीर और बाकी लोग ये अमेरिका में जाकर के जो पत्तल चाट के आए कि एफएटीएफ से इस बार बचा लो, एफएटीएफ का जो है ये जो है हटाओ हमारे ऊपर से, इस बार इंडिया वाले जो है बहुत सारा फाइल जो है वो एफएटीएफ के पास लेकर के जा रहे हैं और पूरा लॉबी लगा हुआ है। लग रहा है कि वो आश्वासन इनको अब किसी क्वार्टर से नहीं मिल रहा है, इसलिए पहले से ही वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और एक तरीके से मुनीर को भी ये कहा जा रहा है कि देखो भाई ये सब काम तो तुम्हारा है, तुम करते हो ये सब काम और तुम्हारे चक्कर में ग्रे लिस्ट में हम जाएंगे तो फिर हमें मत कहना कि हमें कोई भीख नहीं मिल रहा, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे नहीं मिल रहे, तो हमको आईएमएफ से पैसा नहीं मिल रहा, वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यही आगे होने वाला। बिल्कुल, ये मुसीबत तो काफी बड़ी है। चीन के साथ धोखा देने की कैसी तैयारी में है पाकिस्तान? देखिए, जिस तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस है, आंतरिक कलह मचा हुआ है, तो ऐसे में चीन और पाकिस्तान के रिश्ते जो पैसों के लेकर है, इन्वेस्टमेंट को लेकर है, इन्वेस्टमेंट चीन क्यों कर रहा था? इसलिए कि वहां से कुछ ले सके। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बलूचिस्तान के रीजन में, ग्वादर पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं, वहाँ रेलवे लाइन का विकास कर रहे हैं, वहाँ पावर प्लांट बना रहे हैं और वहाँ पर सुरक्षा उसे मिल नहीं पा रहा, तो फिर इन्वेस्टमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए? ये $60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है सीपैक में और उसमें लगभग 30-32 बिलियन डॉलर खर्च भी हो चुका है। लेकिन आश्वासन कहाँ मिलता है? आश्वासन यही मिलता है कि आपके इंजीनियर को, प्रोजेक्ट मैनेजर को, आपके लोगों को सुरक्षा दी जाएगी और पता चलता है कि चीन के 8 लोग मारे गए, इंजीनियर को मार दिया, वहाँ ब्लास्ट हो गया। अब ग्वादर पोर्ट के पास हजारों लोग पहुंच गए नारेबाजी प्रदर्शन करने के लिए। 2 तरह के प्रदर्शन बलूचिस्तान में चल रहे हैं। एक तो हार्डकोर जो कि गोली चला रहा है, लड़ाके हैं, 70,000 लड़ाकों की फौज है, जो रिपोर्ट सामने आई है। अरब न्यूज में यह छपता है कि 70,000 कम से कम लड़ाके हैं बलूचिस्तान के अंदर, जो कि पाकिस्तानी सेना से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ चीन को लग रहा है कि अगर आश्वासन नहीं मिलता और उस पर रिपोर्ट सामने नहीं आती तो उसके पहले हम पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान के क्षेत्रों में आजकल पाकिस्तान सबको प्रलोभन दे रहा है। जर्मन कंपनी को ला रहा है, उधर अमेरिका के साथ डील कर रहा है, उधर कनाडियन कंपनी को कनाडा से लेकर आ रहा है यहाँ माइंस मिनरल्स के लिए। तो सारे लोगों को यहाँ पर टेंडर पहले से दे रहा है, डेवलपमेंट हम करके रखें तो फिर हमारा आगे का प्लान का क्या होगा। तो इसलिए उसने प्रोजेक्ट डिले करके रखा है और आगे इन लोगों को एक एक डोज देगा कि किन देशों के साथ तुम्हारे कैसे संबंध है, जिसके आधार पर हम आगे करेंगे। ये इंटरनली इन लोगों की समस्या है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो चल रही है ऐसी ही कि अभी देखिए कतर के साथ डील हुई और कतर के साथ LNG लेने की डील हुई थी। ये
लगभग 15 साल की डील रही है, लेकिन अब इसके पास समस्या यह है कि एलएनजी मंगवा रहा है, खपत नहीं हो पा रही है। और उसके कारण इस बार शहबाज शरीफ ने एक डेलीगेशन भेजा कतर में, कहा कि ये जो समझौते हुए हैं ये हर साल 5 अरब डॉलर का एलएनजी हम लेते हैं, लेकिन हमारे पास स्टॉक है। अब स्टॉक है या नहीं है, या इसके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए, इसके लिए वो बोल रहा है कि इसको डिले कर दें और उसी कीमत पर आगे नहीं। लेकिन कतर ये बार बार कह रहा है अगर तुम इस साल अपने कोटे का एलएनजी नहीं लेते हो तो 5 अरब डॉलर जो डिपॉजिट करके रखे हो वो तुम्हारा वापस नहीं मिलेगा, हम किसी दूसरे को बेचेंगे, तुम्हें नहीं बेच सकते। तो स्थितियां वहां पर अलग अलग सेक्टर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, इसी को लेकर परेशानी एफएटीएफ में भी है। और यही माना जा रहा है कि जैसे भारत ने भी किया था। सुप्रीम कोर्ट में जब ईडी के मसले पर सुनवाई हो रही थी तो ईडी ने साफ तौर पर यही कहा कि देखिए हमें एफएटीएफ को भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि एफएटीएफ ये भी देखता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में आपने कार्रवाई कितनी की, टेरर फंडिंग को उजागर कितना किया। अब पाकिस्तान में न मनी लॉन्ड्रिंग रुक रहा है, न टेरर फंडिंग रुक रहा है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खुलेआम तौर पर कह रहे हैं कि हमें कहां कहां से मदद मिल रही है। तो ये सारे जो खुलासे हो रहे हैं उसी के कारण पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बढ़ती जा रही है कि आगे इन लोगों को लग रहा है कि हो सकता है कि जमीन का सौदा करके ही पैसा लेकर खाने पीने की व्यवस्था करनी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ढाका से इस्लामाबाद तक इशाक डार के दौरे को लेकर काफी चर्चा थी, पर यह दौरा कई मुसीबत खड़ा कर गया। खुलकर तकरार अब पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में शुरू हो गई है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने चेतावनी भी देते हुए कह दिया है कि देश एक बार फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लौट सकता है। माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से गहरे रिश्ते रखने की सजा एक बार फिर से पाकिस्तान को मिलने वाली है। वहीं चीन पाकिस्तान के बीच भी दरार अब साफ साफ देखी जा सकती है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।